तो बेटा ये अपनी हम आरटीपी कर रहे हैं और आरटीपी कर रहे हैं सितंबर 2024 अटेम्प्ट की। तो देखते हैं बेटा आरटीपी में ये जो एमसीक्यू है ये कैसे होगा। अब भाई वही केस बेस्ड एमसीक्यू है तो केस बाद में पढ़ेंगे, केस बाद में पढ़ेंगे। पहले हमने क्या कहा कि हमेशा क्या पढ़ लेना चाहिए, क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए। अब मैंने जो कल तुम्हें बातें बताई थी उनको अप्लाई करना है यहां। Which of the following statement is correct under GST law in relation to hotel accommodation service? तो हमें होटल अकोमोडेशन सर्विस पढ़ते वक्त एक बार ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या बोल रहा है और क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। What shall be the place of supply in relation to gift item? तो हमें एक place of supply निकालने का क्वेश्चन भी यहां पूछ रहा है। एक पूछ रहा है which of the following statement is true इन रिलेशन टू गिफ्ट आइटम और इंश्योरेंस पॉलिसी। मतलब क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गिफ्ट आइटम और इंश्योरेंस पॉलिसी भी आएगा। और क्या चाहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिलेशन टू इश्यूएंस ऑफ ई वे बिल। बोले ई वे बिल से जुड़ा ई वे बिल से रिलेटेड भी अपने को एक क्वेश्चन करना है। किससे रिलेटेड, ई वे बिल से रिलेटेड भी अपने कोई क्वेश्चन करना है, करेंगे, देखते हैं क्या क्वेश्चन आएगा। और एक फिफ्थ एमसीक्यू और है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट इन रिलेशन टू द न्यू वेयर हाउस टेकन ऑन रेंट। यानी कंपनी ने कोई नया वेयर हाउस रेंट पे लिया होगा, उसके रिलेशन में भी पूछ रहा है कि बताओ क्या बात सही है। अब वो क्वेश्चन पढ़ेंगे तब पता चलेगा। आओ क्वेश्चन को साथ के साथ एनालाइज करते हुए चलेंगे। XYZ Private Limited is a mid-sized company registered in Delhi, dealing in the manufacturing and distribution of electronic goods in India. The company has been operating for over a decade and has a robust supply chain network. Has a robust supply chain network across the country. The company needs to ensure compliance with various GST regulation related to return filing, registration and payment of tax. बकवास कर रहा है, फालतू बात कर रहा है, इस पैरा में कोई ढंग की बात हुई नहीं। The company is exploring to expand its sales channel in India through distributor in each state. फिर फालतू बात कर रहा है। In view of the same, company has undertaken following activities. अब काम की बातें चालू होंगी। Organized a distributor conclave in Udaipur. कॉन्क्लेव माने कॉन्फ्रेंस, एक डिस्ट्रीब्यूटर की कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं उदयपुर राजस्थान में। वेयर द डिस्ट्रीब्यूटर फ्रॉम राजस्थान, गुजरात एंड मध्य प्रदेश पार्टिसिपेटेड इन द कॉन्क्लेव हेल्ड इन राजस्थान। अब सोचो यहीं पे स्मार्टनेस, कॉन्क्लेव हो रही है राजस्थान में, उदयपुर में। सेक्शन 12 का सबसेक्शन 3 ये बोलता है कि अगर कोई बिजनेस की मीटिंग हो रही है, कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, कोई इवेंट हो रहा है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई किसे मानते हैं। सेक्शन 12 का 3 क्या बोलता है, प्लेस ऑफ सप्लाई किसे मानते हैं, वेयर इवेंट इज हेल्ड। जहां पे इवेंट होता है उसे प्लेस ऑफ सप्लाई मानते हैं। आज IGST एक्ट में अगर हम जाके देखें तो जब भी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में सर्विस होती है, या कोई अपने कॉन्फ्रेंस होती है, कोई मीटिंग होती है, कोई इवेंट होती है, कोई गाना बजाना होता है, तो जहां वो इवेंट हुआ वो प्लेस ऑफ सप्लाई है। तो अब इसमें क्वेश्चन आपको बेवकूफ बना रहा है कि लोग राजस्थान से आए, गुजरात से आए, मध्य प्रदेश से आए होंगे। इवेंट कहां हुआ है, उदयपुर में। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, उदयपुर राजस्थान। चलो ठीक है, तो ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई तो राजस्थान हो गई, कोई प्रॉब्लम इसमें तो है नहीं। द टोटल कॉस्ट ऑफ होटल अकोमोडेशन वॉज 25 lakh which was paid by Delhi office to the hotel located in Rajasthan. अच्छी बात है, मतलब बेसिकली सप्लायर तो होटल है,
रिसिपिएंट कौन है? रिसिपिएंट कौन है? जो भी ये कंपनी है जो कॉन्क्लेव करवा रही है। अब पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ये सप्लाई इंट्रा है या इंटर है। फिर बोल रहा हूं, पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ये सप्लाई इंट्रा है या इंटर है। दिमाग लगा लो, दिमाग लगा लो। सप्लायर कौन है? सप्लायर कौन है? होटल। होटल क्या सर्विस दे रहा है? कॉन्क्लेव करवा रहा है। और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आई थी? हमने बोला प्लेस ऑफ सप्लाई वो आएगी जहां इवेंट हुआ। अच्छा, पहले तो सप्लायर होटल है। होटल कहां बैठा है? राजस्थान में। प्लेस ऑफ सप्लाई कौन सी मानेंगे? जहां इवेंट हुआ सर। इवेंट कहां हुआ सर? राजस्थान में। नहीं समझे क्या समझाया? भाई रिसिपिएंट कौन है? वो कंपनी जो कॉन्क्लेव करवा रही है। सप्लायर कौन है? होटल। होटल क्या सर्विस दे रहा है? कॉन्क्लेव कराने की आपको जगह अवेलेबल करा रहा है। कॉन्क्लेव कराने की आपको जगह अवेलेबल करा रहा है। गलत बोल रहा हूं क्या? बताओ। नहीं सर। तो सप्लायर होटल है, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर राजस्थान है। होटल तो राजस्थान में लिखा है, देखो। तो सप्लायर कहां का है? राजस्थान का है। प्लेस ऑफ सप्लाई भी क्या ही? राजस्थान आई, जहां इवेंट हेल्ड हुआ। यानी ये क्या हो गया? इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट हो गया तो इस पे लगेगी सीजीएसटी और एसजीएसटी। कोई प्रॉब्लम? आगे एनालाइज कर। ये बहुत प्यारा पॉइंट है, मेरा पर्सनल फेवरेट पॉइंट है, लेकिन इस पॉइंट को बाद में पढ़ाते हैं। पहले याद करो, अगर बिल टू शिप टू मॉडल होता था, बिल टू शिप टू मॉडल होता था, तो उसमें क्या होता था? बिल टू शिप टू मॉडल में कि ए माल तो बेच रहा होता था बी को, ए माल तो बेच रहा होता था बी को, लेकिन बी ए को बोल देता था कि तू डिलीवरी सी को दे देना, तू डिलीवरी सी को दे देना। तो ए बिल करेगा बी को, बिल टू बी शिप टू सी, बिल टू शिप टू मॉडल। अब याद करो, बिल टू शिप टू मॉडल में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानते थे? तो उसमें ये होता था लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर आप जाके देखोगे बिल टू शिप टू मॉडल, अगर आप जाके देखोगे बिल टू शिप टू मॉडल, तो बिल टू शिप टू मॉडल में क्या होता था? ए ने माल तो बेचा है बी को, लेकिन शिप किया है सी को। तो लोकेशन ऑफ बी, लोकेशन ऑफ बी इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। याद आ रहा है क्या? याद आ रहा है क्या? सिंपल, इसको क्या है, एबीसी से याद रखो। ए ने माल बेचा बी को, डिलीवर किया सी को, तो लोकेशन ऑफ बी को प्लेस ऑफ सप्लाई मानना है। याद आया? अब इस प्रोविजन को पढ़ो। पहले याद आ गया, कॉपी में चेक करा हमने, नोट्स में चेक करा। कंपनी परचेज सर्टेन गिफ्ट आइटम्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू द पार्टिसिपेंट्स इन कॉन्क्लेव। गिफ्ट आइटम्स खरीद रही, वो नहीं लोग आएंगे उनको बांटेंगे, ले यार तू पकड़ यार। तो आप कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, फोल्डर पेन ये सब दे देते हैं। द गिफ्ट आइटम्स वर परचेज फ्रॉम वेंडर लोकेटेड इन लुधियाना, पंजाब। गिफ्ट आइटम एक वेंडर से आ रहे हैं। वेंडर कौन है? नवजोत सिंह सिद्धू, पंजाब का है ना। वेंडर पंजाब में है, सप्लायर पंजाब में। कंपनी परचेज सर्टेन गिफ्ट आइटम्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू द पार्टिसिपेंट्स इन कॉन्क्लेव। द गिफ्ट आइटम्स वर परचेज फ्रॉम द वेंडर लोकेटेड इन लुधियाना। खरीद कौन रही है? कंपनी। हमार कंपनी खरीद रही है भाई, हमार कंपनी। क्या नाम है हमार कंपनी का? XYZ। और हमार कंपनी कहां बैठी है? दिल्ली में बैठी है सर। तो खरीद कौन रहा है? हमारी कंपनी। हमारी कंपनी का नाम है XYZ।
XYZ बैठी है दिल्ली में। समझ गए क्या? आगे देखो, समझ गए तो आगे देखो। क्या खरीद रही है? गिफ्ट आइटम। यानी ये वेंडर इसको क्या दे रहा है? ये वेंडर इसको क्या दे रहा है? गिफ्ट आइटम दे रहा है। समझ में आ रही है क्या बात? गिफ्ट कर नहीं रहा है। बोला रे तो गिफ्ट कर दिया, विदाउट सप्लाई हो गया, हम विदाउट कंसिडरेशन हो गया, हम तो सप्लाई नहीं मानेंगे, जय सिया राम। गिफ्ट आइटम खरीद रहे हैं दूसरों को बांटने के लिए, समझे? एंड वर डिलीवर्ड टू होटल इन उदयपुर। ओ, डिलीवर्ड टू होटल इन उदयपुर राजस्थान। खरीदने वाला तो दिल्ली का है, लेकिन वेंडर को क्या बोला कि एक होटल है। होटल कहाँ है? बोले एक होटल है। बोले क्या है? बोले एक होटल है। कहाँ पे? बोले होटल। बोले राजस्थान में है। तो तू माल ना डिलीवर होटल में कर देना। समझ गए? बिल टू XYZ, शिप टू होटल। बिल टू शिप टू मॉडल। तो बिल टू शिप टू मॉडल में जो ये रिसिपिएंट है, ये जो कंपनी है, इसकी लोकेशन को यानी दिल्ली को प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। बोलो क्लियर है क्या? क्लियर हुआ? समझे मैंने इसको क्यों प्लेस ऑफ सप्लाई माना? बस यही अच्छा पॉइंट था इस क्वेश्चन में। अब ये इजी है। एंड वर डिलीवर्ड टू होटल इन राजस्थान फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू participants of conclave. The cost of such gift item was 25 lakh. ठीक है। However, the value of individual gift item was restricted to 75. इसका मतलब है कि हमने टोटल 25 लाख के गिफ्ट आइटम खरीदे थे, पर जब इंडिविजुअल में लोगों को बांटे तो 75 में बांटे। ठीक है। ये इंफॉर्मेशन मेरे हिसाब से तो कोई ऐसा रेलेवेंस कैरी करती नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी देखते हैं आगे नीचे क्या है क्या नहीं। Company purchased insurance policy for its employee traveling for the conclave. अपने एम्प्लॉयज के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी ली होगी। द प्रीमियम फॉर विच इज इतना, विच वॉज पेड बाय कंपनी। यानी सोचो तो ये इनवर्ट सप्लाई हो गई, करेक्ट? एम्प्लॉय का इंश्योरेंस कराया है। सोचो तो ये भी इनवर्ट सप्लाई थी। कंपनी गिफ्ट आइटम खरीद रही थी। कुछ तो फीलिंग आ रही है मेरे दिल में, पता नहीं तुम्हारे आ रही है नहीं आ रही। देयर इज नो रिक्वायरमेंट अंडर एनी लॉ रिक्वायरिंग सच पॉलिसी। ये भी इनवर्ट सप्लाई, ये भी इनवर्ट सप्लाई। 17 का 5 ब्लॉक्ड क्रेडिट का है। वो क्या बोलता था याद है? 17 का 5 एक तो ये बोलता था कि अगर आपने कोई आइटम खरीदा और खरीदने के बाद एज अ गिफ्ट बांट दिया, एज अ सैंपल बांट दिया, लॉस्ट हो गया, स्टोलन हो गया, डिस्ट्रॉयड हो गया, तो आईटीसी ब्लॉक्ड है। तो ये आइटम हमने गिफ्ट देने के लिए तो खरीदे हैं कितने के? 25 लाख। तो इस पे आईटीसी ब्लॉक्ड हो गया। सही बात है। अच्छा, 17 का ही 5 एक और बात बोलता था कि अगर हम इंश्योरेंस फैसिलिटी दे रहे हैं एम्प्लॉइज को, क्योंकि वो फैसिलिटी देना हमारी लीगल ऑब्लिगेशन है, तो आईटीसी मिलेगा। अदरवाइज इंश्योरेंस पे भी आईटीसी ब्लॉक था। तो क्वेश्चन में तो लिखा हुआ है कि भैया लॉ में तो रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अब लॉ में रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसका आईटीसी भी ब्लॉक्ड हो गया। अभी तक का एनालिसिस क्लियर है क्वेश्चन का? चलो आगे क्या पूछ रहा है। कंपनी टुक ऑन रेंट, किराए पे लिया है न्यू वेयरहाउस। बहुत स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट है। न्यू वेयरहाउस लिया है नियर इट्स फैक्ट्री इन दिल्ली। दिल्ली में वेयरहाउस लिया है। याद करो हमने प्लेस ऑफ बिजनेस की डेफिनेशन पढ़ी थी।
तो जहां पे गुड्स स्टोर होते हैं वो भी प्लेस ऑफ बिजनेस होती है, तो ये भी प्लेस ऑफ बिजनेस है। ये लिया है फॉर स्टोरेज एंड डिस्पैच ऑफ गुड्स, ठीक है। द गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड बिटवीन फैक्ट्री एंड न्यू वेयर हाउस इन नॉन मोटराइज्ड कार्ट। नॉन मोटराइज्ड कार्ट क्या हुई? रिक्शा, घोड़ा गाड़ी, गधा गाड़ी, यही सब। तेर को बांधे तो हाथी गाड़ी, तो ऐसे। नॉन मोटराइज्ड व्हीकल, नॉन मोटराइज्ड व्हीकल कहना क्या चाहते हो तुम? मुझे ऐसा याद है कि जब एक जगह से दूसरी जगह पे गुड्स ट्रांसपोर्ट होते थे तो ई वे बिल बनाना होता था। आगे एनालाइज करते हैं। द वैल्यू ऑफ गुड्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड इज 5 लाख। 5 लाख के गुड्स हैं, तो ई वे बिल कब बनते थे? जब गुड्स 50,000 के होते थे। तो भैया ई वे बिल वैसे तो लग रहा है कि शायद बनेगा, लेकिन आप याद करो हमने ई वे बिल में लास्ट टॉपिक पढ़ा था कि कब ई वे बिल बनाने से एग्जेम्पशन है। उसमें एक एग्जेम्पशन नॉन मोटराइज्ड कार्ट का भी है। तो हालांकि यहां पे 50,000 की लिमिट क्रॉस हुई है, कोई ई वे बिल नहीं बनेगा। क्लियर है? फर्दर द रेंट ऑफ वेयर हाउस इज 18 लाख, ठीक है, फॉर द इनिशियल 11 मंथ्स। पता नहीं है क्यों दे रहा है, देखते हैं कोई डेटा होगा, क्वेश्चन पूछेगा, उस पर डिपेंड करेगा। एंड द सेम शैल बी रिवाइज टू 21 लाख आफ्टर 11 मंथ्स। मतलब शुरू के 11 मंथ का रेंट 18 लाख है और फिर 21 लाख है, ठीक है। रेट दे रखी है जीएसटी की 18,1899 ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स गिवन अलो, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। क्वेश्चन पूरा एनालाइज हुआ है, आराम से सवाल हो जाएंगे। आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिलेशन टू होटल अकोमोडेशन सर्विस रिसीव बाय द कंपनी? बोल रहा है द होटल शेल चार्ज CGST एंड SGST इन द इनवॉइस इशूड टू द कंपनी। मेरे हिसाब से तो पहला ही ऑप्शन ठीक है। क्यों सर? हमने पूरा एनालिसिस किया था, सप्लायर होटल का है, राजस्थान का है, प्लेस ऑफ सप्लाई राजस्थान है, तो इंट्रा स्टेट सप्लाई है, तो इस पे CGST और SGST लगेगा। कर लिया था हमने एनालाइज। द होटल शेल चार्ज CGST एंड SGST इन द इनवॉइस इशूड टू द कंपनी। मेरे हिसाब से तो ये आंसर है, ऑप्शन ए। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पेपर में कहा है, हड़बड़ाया मत करो, सारे ऑप्शन पढ़ने चाहिए। होटल शेल चार्ज IGST, ये तो गलत है। होटल शेल इशू बिल ऑफ सप्लाई, अरे काकाओ, बिल ऑफ सप्लाई एग्जाम सप्लाई के केस में या कॉम्पोजिशन डीलर के केस में होता है, ये एग्जाम सप्लाई है नहीं, कॉम्पोजिशन डीलर है नहीं, कहां से बिल ऑफ सप्लाई आएगा? होटल शेल चार्ज CGST एंड SGST, कुछ तो है। टू द एक्सटेंड द चार्जेस आर रिलेटेड टू पार्टिसिपेंट ऑफ राजस्थान। हट, फालतू बात, बेवकूफ बनाता है। वो नहीं था क्वेश्चन में बोल रहा था लोग राजस्थान से आए, हरियाणा से आए, तो बोले राजस्थान वालों पे CGST लगाएंगे, बाकी मेरे पागल जैसी बात मत कर, फालतू बात। ऑप्शन है, ऐसे गलत करा नहीं सकता हूं मेरे को। What shall be the place of supply in relation to gift item? Gift item हम तो शायद निकाल लिए थे। गिफ्ट आइटम में बिल टू शिप टू मॉडल था, तो प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली आई थी, बात खत्म, हो गया सवाल 1 मिनट में। दिल्ली द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द कंपनी, ऑप्शन बी। कोई प्रॉब्लम? अगला हो। अब ये तो तुम्हें बताना चाहिए यार, मैंने बहुत बढ़िया से एनालाइज कराया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिलेशन टू गिफ्ट आइटम एंड इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज बाय द कंपनी? द कंपनी इज नॉट एलिजिबल टू अवेल ITC इन रिलेशन टू बोथ गिफ्ट आइटम एंड इंश्योरेंस पॉलिसी। ट्रू है, दोनों में ITC ब्लॉक कराया था। मेरे हिसाब से तो ए ठीक है, पर एक बार कहो तो बाकी पढ़ लो। एक तो कल से जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं सब में ये आंसर आ रहा है, मैं आधा तो वैसे ही घबरा जाता हूं। कंपनी इज एलिजिबल टू अवेल ITC, ना एलिजिबल का तो सवाल ही नहीं उठता।
कंपनी इज एलिजिबल टू अवेल आईटीसी, ना ना, एलिजिबल का तो सवाल ही नहीं उठता। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन इन अवेलमेंट ऑफ आईसी, ना ना ना, आईटीसी तो नहीं मिल रहा। तो तीनों ऑप्शन गलत हो गए साहब। इसका भी आंसर ए हो गया। समझे मैंने बचे हुए तीनों ऑप्शन गलत क्यों किए? क्योंकि बचे हुए तीनों ऑप्शन यही बोल रहे हैं कि आईटीसी मिलेगा। आईटीसी नहीं मिलेगा सर, नहीं मिलता है, बात खत्म। Which of the following statement is correct in relation to issuance of e-way bill? हालांकि मैंने क्वेश्चन पढ़ा है, मैं ऑप्शन नहीं भी पढ़ूं तो मुझे पता है ई-वे बिल बनेगा ही नहीं, क्योंकि अपन ने ये एग्जेम्पशन में पढ़ा हुआ है कि नॉन मोटराइज्ड व्हीकल से अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट होते हैं तो ई-वे बिल बनाना ही नहीं होता। हालांकि देखो गुड्स 5 लाख के हैं तो वैसे तो बनना चाहिए था, पर यहां नहीं बन रहा क्योंकि नॉन मोटराइज्ड व्हीकल में एग्जेम्पशन है ई-वे बिल बनाने में। तो ऑप्शन क्या है? ई-वे बिल इज रिक्वायर्ड, ना ना, नॉट रिक्वायर्ड, ना, गलत। और क्या बोल रहा है? ई-वे बिल इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी इशूड इन द गिवन केस इररिस्पेक्टिव ऑफ कंसाइनमेंट वैल्यू, ये सही लग रहा है। ई-वे बिल, ना ना, रिक्वायर्ड तो है नहीं, फालतू बात मत करो। ई-वे बिल इज रिक्वायर्ड, ना ना, रिक्वायर्ड तो है नहीं, फालतू बात मत करो, रिक्वायर्ड तो है ही नहीं। ऑप्शन बी आ गया, ई-वे बिल is not required to be issued in the given case। आगे क्या लिखा है? Which of the following statement is most appropriate in relation to the new warehouse? In relation to the new warehouse taken on rent by the company। अब ये तो ऑप्शन पढ़ के ही मैं कर पाऊंगा। Separate GST registration is not required mandatorily। अब दिमाग लगाते हैं। एक्चुअल में हमने सेक्शन 25 पढ़ा है डिस्टिंक्ट पर्सन का। वो ये बोलता है कि अगर एक ही बंदे की 2 प्लेस ऑफ बिजनेस हैं और दोनों अलग अलग स्टेट में हैं तो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन स्टेट वाइज होता है, तो भाई सेपरेट रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अब थोड़ा सा क्वेश्चन याद करो, XYZ प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली की है और जो वेयर हाउस भी लिया है, अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो दिल्ली में ही लिया है, तो सेम स्टेट के हैं बेटा। सेम स्टेट में सेपरेट रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं होता है। हाँ, अपनी मर्जी से करा लो वो बात अलग है, पर सेम स्टेट में सेपरेट रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना होता है। तो क्वेश्चन बोल रहा है सेपरेट जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। मेरे हिसाब से ए ऑप्शन ठीक है, लेकिन मैं बचे हुए तीनों पढ़ूंगा। सेपरेट जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड, नहीं, नहीं रिक्वायर्ड है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड एज अ सीटीपी। कहां है भैया सीटीपी? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन तब होते हैं जब आप ओकेजनली गुड सप्लाई कर रहे हैं। ये ओकेजनली कहां कर रहा है? 11 महीने ओकेजनल होते हैं। तुम्हारे लिए होते होंगे, हमारे लिए नहीं होते। कि गर्लफ्रेंड घुमाई 11 महीने, बोले अब तो ओकेजनल था, नहीं होते हमारे लिए ओकेजनल। सेपरेट रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड, नहीं, नहीं रिक्वायर्ड है। सेम स्टेट में सेपरेट रजिस्ट्रेशन नहीं रिक्वायर्ड होता है। सेपरेट जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज नॉट रिक्वायर्ड मैंडेटरीली। करेक्ट आंसर इज ए। बताइए कोई डाउट है क्या? तो इसके एमसीक्यू हो गए ए बी और ए, सब ए है। ठीक है क्या? कोई डाउट? कोई डाउट? एमसीक्यू आ गए, एमसीक्यू आ गए। देखो एमसीक्यू में क्या होता है, ऐसा लगता है केस स्टडी बड़ी है, लेकिन अगर क्वेश्चन को एनालाइज करके करेंगे तो गलत नहीं होगी। ठीक है, आइए अब फुल वाले क्वेश्चन करना चालू करेंगे। फुल वाले क्वेश्चन करना चालू करेंगे, फटाफट से कर लेंगे क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है? क्राफ्ट मॉडल लिमिटेड रजिस्टर्ड डीलर इन पटना बिहार। देखो मैं आपको फिर बोल रहा हूं, फुल वाले क्वेश्चन में कहीं ना कहीं प्लेस ऑफ सप्लाई का पॉइंट आएगा, उससे ही हमें पता चलेगा कि सप्लाई इंट्रा है या इंटर है, और उसी के बेसिस पर हम डिसीजन लेंगे कि सीजीएसटी लगाना है, एसजीएसटी लगाना है, आईजीएसटी लगाना है। और ये वाले जो क्वेश्चन है इनमें मैं पहले क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा, मैं पहले ये देखूंगा क्वेश्चन मेरे से पूछ क्या रहा है। अब बड़ा सा क्वेश्चन है, होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है मैं पहले ये पढ़ लेता हूं, फिर देखूंगा। क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ नेट जीएसटी लायबिलिटी। चलो ठीक है, नेट जीएसटी लायबिलिटी निकालनी है जनवरी 24 महीने की।
आउटपुट टैक्स निकालूंगा, इनपुट टैक्स निकालूंगा, आउटपुट इनपुट माइनस करूंगा, खत्म। आती है बात समझ में? मैं आपको हमेशा यही बोल रहा हूं, पहले तो ये क्लैरिटी ले लो कि क्वेश्चन के अंदर अपने को कैलकुलेट क्या करना है। ये याद रखो, इनकम टैक्स हो चाहे जीएसटी हो, पहले एक बार पढ़ लिया करो क्वेश्चन ने कैलकुलेट क्या करवाया है। आओ अब बोल क्या रहा है, पढ़ो। क्राफ्ट मॉडल लिमिटेड है रजिस्टर्ड डीलर इन पटना। ये पटना का है, ध्यान रखना, बिहार का। इंट्रा इंटर में काम आएगा। इज एंगेज इन वेरियस टाइप ऑफ सप्लाई, इज नॉट एंगेज इन रेंटिंग ऑफ बिजनेस, ठीक है, वो जो भी है। कंपनी प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डिटेल फॉर मंथ ऑफ जनवरी। अब क्या बोल रहा है, आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स करिए ड्यूरिंग द मंथ। आउटवर्ड सप्लाई मतलब इस पे क्या निकलेगा, आउटपुट टैक्स टू वेरियस नॉन रिलेटेड पर्संस, ठीक है। अब लिखा हुआ ये क्वेश्चन में तो क्लियर, दिमाग लगाना नहीं पड़ रहा है यहां तो। इन द स्टेट ऑफ बिहार, तो इंट्रा हो गई। मार्केट वैल्यू दे रखी है, मार्केट वैल्यू नहीं होगी। अब इसमें लगेगा अपना वैल्यू ऑफ सप्लाई वाला चैप्टर। वो क्या बोलता था कि अगर सप्लाई बिटवीन नॉन रिलेटेड पर्सन होती है एंड प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन फॉर सप्लाई, तो हम ट्रांजैक्शन वैल्यू को वैल्यू ऑफ सप्लाई मानते हैं। तो ये ट्रांजैक्शन वैल्यू है, तो आप इसे वैल्यू ऑफ सप्लाई मानेंगे। क्वेश्चन में मार्केट वैल्यू कंफ्यूज करने के लिए दी हुई है। लॉजिक क्या सिखाया, अगर सप्लाई बिटवीन अनरिलेटेड पर्सन होती है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई इज ट्रांजैक्शन वैल्यू। तो पहली चीज तो जो जीएसटी निकालो 4 लाख पे निकालना, और ये इंट्रा है तो इस पे सीजीएसटी और एसजीएसटी निकलेगा। तो 4 लाख का देख लेते हैं जीएसटी की रेट क्या दे रखी है क्वेश्चन में। अच्छा, अब अलग अलग पे अलग अलग है। तो इस क्वेश्चन में दे रखा है कार रेंटल पे 2.5 5 है, ट्रांसपोर्टेशन पे 2.5 5 है, बाकी सब पे 9 9 18 है। तो अभी जो पहला पॉइंट था इसमें ना कार रेंटल है ना ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय एयर है, तो 9% लग जाएगा। 9% के हिसाब से 36,000 सीजीएसटी और 36,000 ही एसजीएसटी आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम? अब आगे बोल रहा है टू अदर स्टेट्स। अदर स्टेट से तो इंटर हो गया, इंटर हो गया तो आईजीएसटी लग गया। ट्रांजैक्शन वैल्यू है 6 लाख, तो 6 लाख का 18% कर देंगे। 6 लाख का 18% आता है 1,08,000 रुपए। कैलकुलेशन प्लीज रीवेरीफाई करते हुए चलना, बाय चांस में कोई गलत लिख दूं तो मुझे बता देना, ठीक है। यहां तक क्लियर है, आगे चलते हैं। आउटवर्ड सप्लाई हो गई। अब देखो, सुनो मेरी बात, अब सुनो मेरी बात, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। कंपनी प्लेज माने गिरवी रख दी 5% इक्विटी शेयर टू द मर्चेंट बैंकर फॉर पर्पज ऑफ आईपीओ। मतलब कंपनी ने कोई आईपीओ लाना होगा, उसके लिए अपने 5% शेयर गिरवी रख रही है। बहुत अच्छा पॉइंट है ये, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। बस खत्म हो गया। अब सर मैं आपको बता देता हूं, हालांकि मुझे पता है इससे रिलेटेड एक अदर इंफॉर्मेशन भी है, लेकिन मैं बता देता हूं अब क्या होता है। इसीलिए डेफिनेशंस बहुत ध्यान से पढ़ना जरूरी है, इसीलिए मैंने चार्ट बनवाए हैं। सर हमने सिक्योरिटीज इक्विटी शेयर्स प्लेज किए हैं। इक्विटी शेयर्स क्या होती हैं? सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज आर नॉट गुड्स। हमने गुड्स की डेफिनेशन पढ़ी है। सिक्योरिटीज गुड्स ही नहीं होते। जब गुड्स ही नहीं होते तो जीएसटी लगने का सवाल ही नहीं उठता है। नाइस पॉइंट, सिक्योरिटीज आर नॉट गुड्स। अब बच्चे यहां क्या दिमाग लगाने लग जाते हैं मैं बताता हूं। बच्चे यहां पे दिमाग लगाते हैं आरसीएम का, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का। अगर आप जाओगे आरसीएम में तो वहां पे जो लास्ट पॉइंट है वो है प्लेज ऑफ सिक्योरिटीज। बोले उस पे आरसीएम लगता है, प्लेज ऑफ सिक्योरिटी पे आरसीएम नहीं है। जब हम सिक्योरिटी प्लेज करेंगे तो उसकी जो चार्जेस हैं उस पे आरसीएम है। सिक्योरिटी प्लेज, भाई सिक्योरिटी जब हम प्लेज करते हैं तो उसके लिए सामने वाला कमीशन लेता है, उस कमीशन पे आरसीएम है। समझ रहे हो? सिक्योरिटी प्लेज करने पे आरसीएम नहीं है, बीच में जो ब्रोकर होता है वो जो कमीशन खा रहा है उस पे आरसीएम है। समझ गए? चलो नेक्स्ट है। अब ये बहुत अच्छा पॉइंट है, अगेन दिमाग लगेगा। क्या है, मैंने आपको कल भी बताया था, ये जो पहला वाला फुल वाला क्वेश्चन होता है इसमें ओटी माइनस आईटी करने की ज्यादा डिटेल नहीं आती।
इसमें मेन होता है पॉइंट का ट्रीटमेंट। अब जैसे इसका कितना प्यारा ट्रीटमेंट अगर आप दिमाग लगाओ, हम कहां के थे? हम बिहार के थे। बस उसको ध्यान में रखते हुए इस पॉइंट का ट्रीटमेंट कर लो। स्टॉक ट्रांसफर ऑफ गुड्स करा है वर्थ 58,000 विदाउट कंसिडरेशन टू ब्रांच एट गया। अब सर समझो एक ही बंदे की 2 ब्रांच है, पटना वाली ब्रांच ने गया वाली ब्रांच को माल सप्लाई किया है, तो शेड्यूल 1 ये बोलता है कि अगर डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में सप्लाई विदाउट कंसीडरेशन भी हुई है तो हम उन्हें सप्लाई मानते हैं। लेकिन डिस्टिंक्ट पर्सन तब माना जाता है जब या तो आप सेपरेट स्टेट में हो या आप सेम स्टेट में हो तो सेपरेटली रजिस्टर्ड हो। अब ये तो सेम स्टेट में है, पटना भी बिहार में है और गया भी बिहार में है, तो इनको डिस्टिंक्ट पर्सन तब मानेंगे जब ये सेपरेटली रजिस्टर्ड होंगे। ब्रांच हैज बीन डिक्लेयर्ड एज एन एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस इन द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ब्रांच का अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं है, सेम सर्टिफिकेट में वो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है। मतलब कहीं नहीं लिखा कि अलग से रजिस्टर्ड है, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है, वो अलग से रजिस्टर्ड नहीं है। तो जब इसका क्या नहीं है, सेपरेट रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, तो ये डिस्टिंक्ट पर्सन ही नहीं हुई। जब डिस्टिंक्ट पर्सन ही नहीं हुई तो नॉट अ सप्लाई, सप्लाई ही नहीं है। सप्लाई ही नहीं है तो इसके ऊपर तो जीएसटी लगने का सवाल ही नहीं उठता। जब ये सप्लाई नहीं है तो इस पे जीएसटी लगने का तो सवाल ही नहीं उठता। समझे क्या समझाया? डिस्टिंक्ट पर्सन अगर विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई करते हैं तो सप्लाई मानते हैं, लेकिन डिस्टिंक्ट पर्सन होने भी तो चाहिए। डिस्टिंक्ट पर्सन ये है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि सेपरेट रजिस्ट्रेशन नहीं है विद इन सेम स्टेट, देयरफॉर नॉट अ सप्लाई, नो सप्लाई नो जीएसटी, डन। अगला केस, अब ये पॉइंट एक अच्छा हो सकता है, ध्यान से समझना। अब इनवर्ट सप्लाई आ रही है, हम सप्लाई ले रहे हैं, हम सप्लाई दे नहीं रहे, हम सप्लाई ले रहे हैं। ध्यान से समझो, हम सप्लाई दे नहीं रहे, ले रहे हैं। इंट्रा स्टेट इनवर्ट सप्लाई, सप्लाई ले रहे हैं, ले रहे हैं तो शायद कोई ना कोई इनपुट टैक्स की बात होगी। इंट्रा स्टेट इनवर्ट सप्लाई ऑफ वेरियस सर्विसेज फॉर यूज इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। कोर्स ऑफ बिजनेस में ले रहे हैं तो आईटीसी मिल जाएगा वैसे तो। 30 इनवॉइस, अच्छा आप कुछ ये गड़बड़ कराने वाला है, याद है सेक्शन 16 था कंडीशंस फॉर अवेलिंग आईटीसी, उसमें हमने ये पढ़ा था कि सप्लायर ने मुझे माल बेचा, तो अगर सप्लायर मुझे माल बेचता है तो सप्लायर अपने आउटवर्ड सप्लाई की रिटर्न बनेगा फॉर्म जीएसटीआर 1 में। जब सप्लायर अपने आउटवर्ड सप्लाई की रिटर्न भरेगा फॉर्म जीएसटीआर 1 में, तो मुझे उसका इंटीमेशन आएगा ऑटो जनरेटेड जीएसटीआर 2B में, तभी मैं आईटीसी ले पाऊंगा, वरना मैं आईटीसी नहीं ले पाऊंगा। यही था। अब देखो हो क्या रहा है, आउट ऑफ 30 इनवॉइसेस, डिटेल ऑफ 10 इनवॉइसेस जिनकी वैल्यू 2.5 लाख है, बट नॉट फर्निश्ड बाय द सप्लायर इन जीएसटीआर 1। मतलब मैंने 12 लाख का माल खरीदा था, उसमें से 2.5 लाख रुपए के माल की डिटेल जीएसटीआर 1 में नहीं आई। जीएसटीआर 1 में नहीं आई तो मुझे जीएसटीआर 2B का इंटीमेशन भी नहीं आया, and resultantly were not reflected in Craft Models Limited GSTR 2B। तो इस 2.5 लाख रुपए पे मैं आईटीसी लेने के लिए एलिजिबल नहीं हूं। तो अमाउंट है कितने का? 12 लाख। 12 लाख में से 2.5 लाख के अमाउंट पे आईटीसी मिलेगा नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज इंट्रा स्टेट लिखा है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। इंट्रा स्टेट लिखा है तो 9 लाख रुपए पे 9%। 9 लाख क्यों लिया समझ में आया? 12 लाख में से 2.5 लाख तो हटा दिए, बचे 9.5 लाख। 9.5 लाख का 9%, 85,500 सीजीएसटी और 85,500 ही एसजीएसटी। क्लियर है? इनपुट टैक्स से ध्यान रखो। एक काम करें क्या,
साथ में इनपुट टैक्स का स्टेटमेंट बनाते हुए चलते हैं, टाइम बच जाएगा। साथ में इनपुट टैक्स का स्टेटमेंट बनाते हुए चलते हैं, टाइम बच जाएगा। लेकिन अब मैं साथ में इनपुट टैक्स का स्टेटमेंट तभी बनाऊंगा, सुनो मेरी बात, अब हर चीज छोटी छोटी है, पेपर में ध्यान रखनी है। हर चीज छोटी छोटी है, पेपर में ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखना है पेपर में? सर क्या पता है इनपुट टैक्स का कोई ओपनिंग बैलेंस हो। मैंने क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, मेरे को पहले से पता है कि इस क्वेश्चन में इनपुट टैक्स का बैलेंस नहीं है, मुझे पहले से पता है। पर आपको पहले से नहीं पता होगा, तो आप जब इनपुट टैक्स का स्टेटमेंट बनाओ तो एक बार जरूर चेक कर लेना कि कहीं ओपनिंग बैलेंस तो नहीं है। यहां नहीं है, मुझे पता है। अब अगला आ गया इंट्रा स्टेट, उसमें 85,500 का सीजीएसटी और 85,500 का एसजीएसटी और आईजीएसटी निल। वर्किंग नोट देना पड़ेगा कि हमने 2.5 लाख रुपए के अमाउंट पे आईटीसी इसलिए नहीं लिया क्योंकि सेक्शन 16 में ये कंडीशन है कि अगर जीएसटीआर 1 में डिटेल फर्निश नहीं होती है तो आईटीसी नहीं मिलता है। डन। अच्छा, वापस से बोल रहा है आउटवर्ड सप्लाई हो गई। आउटवर्ड सप्लाई हो गई तो निकालो आउटपुट टैक्स। आउटवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विसेज ऑफ मिलिंग ऑफ पैडी। हमने सर्विस दी है किसकी? मिलिंग ऑफ पैडी की। तो ठीक है सर, मिलिंग ऑफ पैडी इज नॉट एग्जेम्प्ट, इस पे सर्कुलर है, हमने पढ़ा है, टैक्सेबल होगी, तो आउटपुट टैक्स लग जाएगा। और आउटवर्ड सप्लाई में लिखा हुआ है इंट्रा स्टेट है, तो 2 लाख का 9%, 2 लाख का 9%, 18,000 रुपये सीजीएसटी और 18,000 रुपये ही एसजीएसटी। कोई प्रॉब्लम? और इसके आगे मैं लिख देता हूं आउटपुट टैक्स, बाद में मुझे ध्यान रहेगा कि मुझे आउटपुट टैक्स वाले स्टेटमेंट में दिखाना है। डन। वापस से आउटपुट टैक्स आ रहा है, ध्यान देना। क्या बोल रहा है? आउटवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विसेज ऑफ गिविंग ट्रक्स ऑन हायर टू गवर्नमेंट अथॉरिटी इंट्रा स्टेट। सुनो ना, हमने एग्जेम्पशन वाला चैप्टर पढ़ा है, आपको कंफ्यूज करना चाह रहा है, होना मत। वहां पे कई सारी ऐसी सर्विसेज थी जो टू द गवर्नमेंट दी जाती थी तो एग्जेम्प्ट होती थी। मेरे हिसाब से तो कहीं ऐसा नहीं है, यहाँ कोई ऐसा एग्जेम्पशन कहीं नहीं है कि अगर हम गवर्नमेंट अथॉरिटी को ट्रक हायर पे देते हैं तो वो एग्जेम्प्ट होता है। मेरे हिसाब से तो नहीं है, अगर आपको मिल रहा है तो देख लो। गवर्नमेंट अथॉरिटी लिखा है, पहले तो ये क्लियर रखो, डोंट मिक्स लोकल अथॉरिटी विद गवर्नमेंट अथॉरिटी। गवर्नमेंट अथॉरिटी मतलब कोई भी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटी अलग होती है, गवर्नमेंट और लोकल सेम थोड़ी होती है। तो गवर्नमेंटल अथॉरिटी पे कहीं कोई एग्जेम्पशन नहीं है जहां तक मुझे याद है। तो ठीक है, निकालो इसका भी आउटपुट टैक्स जो भी निकलेगा। तो आउटपुट टैक्स है 1.5 लाख, 1.5 लाख का 9%। इंट्रा है, इंटर है, इंट्रा है, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी निकल जाएगा। तो 13,500 का ही सीजीएसटी और 13,500 का ही एसजीएसटी। अच्छा, अब देखो वापस से अलर्ट हो जाओ, ये एक एग्जेम्पशन का ही पॉइंट है। अब क्या होता है, हमें एग्जेम्पशन याद नहीं रहते, हमें एग्जेम्पशन याद नहीं रहते तो गड़बड़ हो जाती है। अमाउंट पेड टू आईआईएम अहमदाबाद, पहली चीज तो इनवर्ट सप्लाई है, हमने पे किया है ना पैसा, हमने पैसा दिया है, हम रिसिपिएंट हैं, हमने आईएम से कोई सर्विस ली होगी उसका पैसा दे रहे हैं। अमाउंट पेड टू आईएम अहमदाबाद गुजरात फॉर प्रोवाइडिंग, आईएम हमें प्रोवाइड कर रहा है 15 डेज मैनेजमेंट ट्रेनिंग। ओ 15 डेज मैनेजमेंट ट्रेनिंग टू 10 मैनेजर्स फ्रॉम 10th January. I am provided participation certificate at the end of training program. याद करो, अगर हम IM से कोई सर्विस लेते थे तो वो जीएसटी से एग्जेम्प्ट होती थी अगर डिग्री प्रोग्राम होता था। लेकिन अगर कोई सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते थे, क्या होते थे? शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोग्राम नहीं होते थे, लेस देन 1 ईयर वाले, तो शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोग्राम होते थे जिनमें हमें सिर्फ पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिलता था, वो एग्जाम नहीं होते थे। तो ये एग्जाम नहीं है, जीएसटी लगेगा। आप थोड़ा दिमाग लगाओ, आईएम कहाँ है? अहमदाबाद में। आईएम कहाँ है? अहमदाबाद में। तुम गड़बड़ करोगे इसमें, तुम्हें बहुत हड़बड़ी है लाइफ में, तुम्हें बहुत हड़बड़ी है लाइफ में।
सर प्लेस ऑफ सप्लाई निकाले बिना सवाल नहीं होगा अब, क्योंकि देखो अभी तक अपन ने जितने पॉइंट करे वहां पे इंट्रा और इंटर बता दिया। तो देखो यहां दो प्रोविजन लगे। पहली चीज तो ये बताना पड़ेगा पेपर में कि ये एग्जाम नहीं है। अब निकालो प्लेस ऑफ सप्लाई। अब प्लेस ऑफ सप्लाई में कौन सा वाला रूल लगाओगे पहले तो ये बताता हूं। ट्रेनिंग एंड अप्रेजल सर्विसेज। ट्रेनिंग एंड अप्रेजल सर्विसेज में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानते थे? अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दी गई है ट्रेनिंग एंड अप्रेजल सर्विस तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, और अनरजिस्टर्ड को दी गई है तो जहां सर्विस प्रोवाइड की गई। तो अभी सप्लायर है अहमदाबाद, सप्लायर है IIM अहमदाबाद, तो सप्लायर तो हो गया गुजरात का। ट्रेनिंग की सर्विस किसको दी है? क्राफ्ट मॉडल को, जो कि रजिस्टर्ड है, यानी रिसिपिएंट GST में रजिस्टर्ड है। अगर रिसिपिएंट GST में रजिस्टर्ड होता है तो ट्रेनिंग एंड अप्रेजल सर्विस ये बोलती है कि अगर रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है यानी B2B सप्लाई है तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट को प्लेस ऑफ सप्लाई मानते हैं। तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट है बिहार, तो प्लेस ऑफ सप्लाई बिहार। हम हैं बिहार के, सप्लायर है गुजरात का। ट्रांजैक्शन बन गया इंटर स्टेट। क्या कहते हो भैया, क्या लगाएं? IGST लगाएं? कितना लगाएं? 5 लाख का 18%, 90,000 रुपया IGST। इनपुट तो मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, इनपुट तो मिल ही जाएगा। तो इनपुट में लिख लें ये वाला पॉइंट। अब सोचिए इसमें एक्सप्लेनेशन दो बनेंगे वर्किंग नोट। एक तो ये वाला कि भाई ये एग्जाम नहीं है, और एक ये वाला कि प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट है विच इज बिहार ट्रेनिंग सर्विसेज। चलो वो तो जो बनेगा बन जाएगा वर्किंग नोट। तो अभी IIM वाले में IGST लगा था, कितने का IGST आया था? 90,000 रुपए का IGST आया था। डन है, डन है क्या? चलो और क्या है इसमें? बस ऑलमोस्ट खत्म सा हो गया क्वेश्चन। तो अब ये भी एक एग्जेम्पशन है। याद करो कुछ स्पेसिफाइड स्टेट्स थे। अगर जर्नी बाय एयर बाय इकोनॉमी क्लास होती थी और वो जर्नी स्टार्ट या एंड कुछ स्पेसिफाइड एयरपोर्ट्स पे होती थी तो एग्जेम्प्ट होती थी। उसमें एक एयरपोर्ट असम का भी था। अब ये बोल रहा है परचेज मतलब पहली चीज अगेन इनवर्ट सप्लाई है। एयर टिकट्स फॉर इट्स एम्प्लॉयज फ्रॉम पटना गुवाहाटी असम एयरपोर्ट, मतलब जर्नी स्टार्ट असम से हो रही है इन इकोनॉमी क्लास, एग्जेम्प्ट है। एग्जेम्प्ट है तो GST नहीं लगेगा, GST नहीं लगेगा तो काय का इनपुट टैक्स, GST नहीं लगेगा तो काय का इनपुट टैक्स। स्टेटमेंट में तो दिखाना पड़ेगा, स्टेटमेंट में तो दिखाना पड़ेगा। एयरफेयर हमारा एग्जेम्प्ट हो गया, एग्जेम्प्ट हो गया तो मैंने इस पे GST नहीं लगाई। समझ में आ गया क्या करा है अभी तक मैंने सवाल? बस ऑलमोस्ट खत्म होने पे आ गया सवाल, जैसा कि मैं आपको पहले ही बोल रहा हूं। एक नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन बची है, फटाफट करते हैं। और क्या बोल रहा है क्वेश्चन? अभी तक के सारे पॉइंट के ट्रीटमेंट समझ में आए मैंने क्या किया, क्यों किया, कैसे किया? ऑल अमाउंट गिवन अबव आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स, ठीक है, वेर एवर एप्लीकेबल। हाँ अब ये है, ध्यान से पढ़ना, मैंने कोई गलती कर दी दिखते अब ऊपर वाले पॉइंट में, करूंगा तो नहीं वैसे, ठीक है। तो कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं क्या दे रहा है। अब दिमाग लगाओगे तो आपको रियलाइज होगा गलती नहीं हुई है। पढ़ते हैं आराम से। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अरेंजिंग एंड फाइलिंग डॉक्यूमेंट, द अकाउंटेंट ऑफ क्राफ्ट मॉडल लिमिटेड ऑब्जर्व दैट एन इनवॉइस फॉर 30,000 एक्सक्लूडिंग टैक्स डेटेड 2 दिसंबर 23, यानी ये इनवॉइस फाइनेंशियल ईयर 23-24 की है।
ये समझना जरूरी है, मैं बताऊंगा क्यों। और आप भूलो मत, हम जो जीएसटी निकाल रहे हैं जनवरी 24 में निकाल रहे हैं। चलो, अब ये क्या बोल रहा है, इनवॉइस कब की है, 2 दिसंबर 23 की है। कोई दिक्कत है? रिकॉर्ड नहीं हुई बुक्स में, वॉज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड नो पेमेंट वॉज मेड। उसका पैसा भी हमने नहीं दिया है जनवरी एंड तक। इनवॉइस दिसंबर 23 की है, जनवरी 24 तक पैसा भी नहीं दिया है। जनवरी 24 तक पैसा भी नहीं दिया है। थोड़ा अच्छा पॉइंट है ये, थोड़ा अच्छा पॉइंट है ये, सुनोगे तो आएगा वरना नहीं आएगा। दिस इनवॉइस वॉज इशूड बाय राहु केतु ऑफ पटना। मतलब राहु केतु ऑफ पटना तो सप्लायर है और रिसिपिएंट हम खुद हैं। ये इनवॉइस क्या हुआ था, बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं हुई थी, ठीक है वो सब। फ्रॉम होम क्राफ्ट मॉडल लिमिटेड हैज टेकन कार ऑन रेंटल बेसिस। मतलब बेसिकली एक बंदा है राहु केतु, वो हमें कार ऑन रेंट दे रहा है, वो हमें कार ऑन रेंट दे रहा है। यही तो है, यही तो है। बहुत अच्छा सवाल है। वो हमें कार ऑन रेंट दे रहा है, किसको दे रहा है, क्राफ्ट मॉडल को, ठीक है। यहां तक क्लियर है? अब इसमें कई सारे पॉइंट एक साथ भिड़ रहे हैं, पता नहीं क्या लगाएं और क्या छोड़े, तो सारे बताऊंगा। इनवॉइस इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ फ्यूल ऑल्सो। चलो पहले ये वाला पॉइंट का ट्रीटमेंट करते हैं। सबसे पहले तो याद कर लो और जाके अपने नोट्स में देख लेना। सबसे पहले तो यहां पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, याद रखो। और जीएसटी की लायबिलिटी रिसिपिएंट की आएगी। रेंटिंग ऑफ कार पे नॉर्मली अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोले आरसीएम ले लेना। वैसे तो इसमें कंडीशंस होती हैं लेने नहीं लेने की, बट नॉर्मल में कुछ नहीं बोले आरसीएम है, क्योंकि अपन ने पढ़ा है इसको आरसीएम। चलो आरसीएम आ जाएगा। आरसीएम आ गया, पहले तो समझो इनवर्ट सप्लाई है, इनवर्ट सप्लाई है, तो आरसीएम आ गया। तो आरसीएम आ गया तो जीएसटी हमें देनी पड़ेगी, सही बात है। लेकिन क्वेश्चन में अभी इतनी सारी डेट्स दे रखी हैं। इनवॉइस 2 जनवरी की थी, पेमेंट हुआ नहीं था, कई तरह की बातें हैं। अब मेरी बात सुनना, पहले तो ये बताओ सर्विस के केस में लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस क्या होती है? सर्विस के केस में लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस क्या होती है? आरसीएम में 30। कहां बोल रहा है बेटा, आरसीएम की बात कर। आरसीएम में मैं तो बता रहा हूं टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकलता था, ये बताओ। सर्विसेज के केस में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकलता था? आरसीएम में। तो टाइम ऑफ सप्लाई होता था 61st डे फ्रॉम एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस। और उसको किससे कंपेयर करते थे? डेट ऑफ पेमेंट से, याद है? और विच एवर इज अर्लियर। बहुत सारे फंडे हैं, मैंने यही बोला ना इस पॉइंट में। तब मेरी डेट ऑफ इनवॉइस है 2 जनवरी। 2 जनवरी में बताओ 61 डेज जोड़ के, तो 29 डेज तो दिसंबर के, दिमाग लगाओ। 29 डेज तो दिसंबर के, दिसंबर के बाद आया जैन, तो 31 डेज जैन के 60 डेज, और फिर एक दिन फरवरी का, तो ये तो आएगा 1 Feb 2024। क्वेश्चन बोल रहा है पेमेंट अभी तक हुआ ही नहीं है। पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है, मतलब पेमेंट की जो भी डेट होगी 1 फरवरी के तो बाद की होगी, क्योंकि पेमेंट हुआ ही नहीं है। नहीं समझे? अगर हम विच एवर अर्लियर भी करेंगे तो टाइम ऑफ सप्लाई आएगा 1 Feb।
जब टाइम ऑफ सप्लाई 1 Feb है तो इसका जो जीएसटी पेबल है वो इन मंथ ऑफ फेब है। तो यहां पे देखो आरसीएम था, तो जीएसटी की लायबिलिटी क्राफ्ट मॉडल की आ रही थी, तो आरसीएम का जीएसटी हम एंड में ऐड करते हैं। इस क्वेश्चन में ऐड नहीं होगा क्योंकि हमें जीएसटी जनवरी में देना ही नहीं है, फेब में देना है। भाई टाइम ऑफ सप्लाई तब होता है जब भी तो जीएसटी पेबल निकलता है, तो इसका कोई जीएसटी नहीं लगेगा इन जैन। कोई दिक्कत है? मस्त। अगर ये पॉइंट नहीं होता तो मैं शायद आपको क्वेश्चन ही नहीं कराता, पूरा क्वेश्चन बचा हुआ इजी है। अच्छा, अब इसमें एक पॉइंट और सोचनी पड़ेगी। हमने इनवर्ट सप्लाई ली है तो आईटीसी तो दे दो, चलो जीएसटी फैब में चुका देंगे, आईटीसी तो दे दो। भाई आईटीसी का तो रूल था जब सर्विस मिल जाए आईटीसी ले लो, पर रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल पे तो 17(5) में आईटीसी ब्लॉक्ड है। अगर मोटर कार हायर पे ली जाती है तो 17(5) में आईटीसी ब्लॉक्ड है। समझ गए क्या? देखिए कितने सारे पॉइंट लग गए इसमें, देखे तुमने? सबसे पहले तो आरसीएम लगा कि भाई जीएसटी की लायबिलिटी रिसिपिएंट की आएगी, फिर मैंने टाइम ऑफ सप्लाई निकाला तो 1 फरवरी आया, इसका जीएसटी फरवरी में जाएगा, और आईटीसी ब्लॉक्ड है। क्लियर? तो अब इसमें अपने को क्या करना है? क्या था? रेंटिंग ऑफ मोटर कार। इसका मैंने आईटीसी क्यों नहीं लिया कि 17(5) में ब्लॉक्ड है, जाके देख लेना। तो आईटीसी तो ब्लॉक्ड ही हो गया। अब सोचो इतना सा आईटीसी आया क्वेश्चन में, बस रुको ना, पीछे अदर इंफॉर्मेशन है, रुको टोटल नहीं लगाते, क्या पता कुछ और भी हो। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ये वाला पॉइंट समझ में आया? आगे देखो, रिगार्डिंग प्लेजिंग ऑफ शेयर्स द फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज इतना। अब ये सब इररेलेवेंट है, ये इररेलेवेंट है क्योंकि शेयर इज नॉट अ गुड, तो जीएसटी नहीं लगा तो वैल्यू का क्या करेंगे? अब सोचो ये भी इररेलेवेंट था, कार रेंटल सर्विस पे जीएसटी फैब में पे होना है, तो जीएसटी की रेट काम ही नहीं आई। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय एयर एग्जेम्प्ट था, जीएसटी की रेट काम ही नहीं आई। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं, रेट दी क्यों है क्वेश्चन में? कोई काम की नहीं है, भूल जाओ। बाकी अपन ने कर ही लिया। ओपनिंग बैलेंस है नहीं, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया था क्योंकि मेरा क्वेश्चन पढ़ा हुआ था। बाकी क्वेश्चन में तो आपको पेपर में तो पढ़ना ही पड़ेगा एक बार। अब बोल रहा है सब्जेक्ट टू इंफॉर्मेशन गिवन अबव, कंडीशंस नेसेसरी फॉर क्लेमिंग आईटीसी वर कंप्लाइड विद, जीएसटी पेबल निकालना है। अब तो फटाफट हो जाएगा जीएसटी पेबल, एनालाइज तो हो ही गया। आगे स्टेटमेंट इनपुट टैक्स तो हो ही गया। चलो फटाफट से मुझे आउटपुट टैक्स बताओ। आप सबको पूरा क्वेश्चन मैंने एनालाइज कराया है, मैंने आपको हर जगह लिखवाया है कि कहाँ कहाँ आउटपुट टैक्स आएगा, मैंने आपको हर जगह लिखवाया है कि कहाँ कहाँ आउटपुट टैक्स आएगा। मुझे क्वेश्चन एनालाइज करके करवाओ, मैंने आपको क्लियर लिखवा रखा है कहाँ कहाँ आउटपुट टैक्स आएगा। एक कॉलम मैंने पर्टिकुलर्स का बनवाया है, एक कॉलम सीजीएसटी का बनवाया है, एक कॉलम एसजीएसटी का बनवाया है और एक कॉलम आईजीएसटी बनवाया है। अब देखो शुरुआत से क्वेश्चन आपके पास नोट्स है, फ्लिप करते हुए चलना, आपके पास शीट है, फ्लिप करते हुए चलना। पहला ट्रांजैक्शन था जहां पे अपन ने बिहार में माल बेचा था, उस पे सीजीएसटी और एसजीएसटी आया था, हमने निकाल के रखा हुआ है 36,000 और 36,000। निकाल रखा है नहीं निकाल रखा? देखकर बताओ, अरे बोलो। हमने ट्रांजैक्शन वैल्यू ली थी, फिर उसी में देखो अदर स्टेट्स का है, अदर स्टेट्स का कितना अमाउंट था? 6 लाख। 6 लाख पे मैंने आईजीएसटी निकाल के रखा हुआ है 18% के हिसाब से 1,08,000 निकाल रखा है क्या? अरे बोलो, देखो बेटा क्वेश्चन में नहीं दिख रहा। उसके बाद देखो प्लेजिंग ऑफ शेयर था, प्लेजिंग तो मैंने बोल दिया गुड्स ही नहीं है तो जीएसटी नहीं लगा, तो बात ही खत्म हो गई। फिर देखो एक पॉइंट होगा कि हमने गया ब्रांच को माल बेचा था,
तो वो डिस्टिंक्ट पर्सन ही नहीं हुई, तो सप्लाई नहीं हुई तो जीएसटी नहीं लगा था। उसके बाद देखो मिलिंग ऑफ पैडी दिखेगा, मिलिंग ऑफ पैडी एग्जाम तो होती नहीं है, उसका 18,000 का सीजीएसटी और 18,000 का एसजीएसटी हमने निकाल रखा है। क्लियर है क्या? और एक था गवर्नमेंट को ट्रक दिए थे, गवर्नमेंट को ट्रक देने पे कोई एग्जेम्पशन नहीं थी, उसका 13,500 और 13,500 अपन ने निकाला हुआ था, बस यही था। अब एक बार लिखना बंद कर दो, सबसे रिक्वेस्ट है ऑनलाइन ऑफलाइन, बाकी आपकी इच्छा है। टोटल आउटपुट टैक्स निकालो पहले कितना आ रहा है, सेट ऑफ देख लेना भैया कैसे होगा। 67,500, 67,500 और 1,08,000। इनपुट टैक्स देखो ऊपर दे रखा है, अच्छा इनपुट टैक्स का हमने टोटल नहीं लगाया, पहले इनपुट टैक्स का टोटल लगा लो, वही टोटल है 85,500, 85,500, 85,500 और 90,000। डन। अब सबसे पहले किसका इनपुट एडजस्ट करते हैं? आईजीएसटी का, तो पूरा यही एडजस्ट हो गया, बात ही खत्म। फिर किसका एडजस्ट करते हैं? सीजीएसटी का, तो सीजीएसटी का इनपुट 85,500 है, यहां पे तो 67,500 ही एडजस्ट होगा। बचा हुआ एसजीएसटी से कर नहीं सकते और आईजीएसटी से जरूरत नहीं है। भाई आईजीएसटी से जरूरत नहीं है, कर दें? करेंगे ना यार, क्यों नहीं करेंगे भाई। सीजीएसटी का इनपुट पहले सीजीएसटी से एडजस्ट होता है, बचा हुआ एसजीएसटी से एडजस्ट नहीं होता, आईजीएसटी से तो होता है, बस इतना सही पॉइंट था। तो इनपुट था कितना? 85,500, एडजस्ट हुआ 67,500, तो 18,000 यहां एडजस्ट हो जाएगा, समझ गए? नील हो गया सीजीएसटी का इनपुट। लास्ट आया एसजीएसटी का इनपुट, पहले तो एसजीएसटी से कर दो 67,500, अब इनपुट एसजीएसटी का भी बचेगा 18,000 बचेगा, लेकिन अब आईजीएसटी में कुछ है ही नहीं। तो जीएसटी पेबल इन कैश आएगा। सुनो, इसमें एक बात एक्स्ट्रा करके आना, पेपर में देख लो। अब जीएसटी पेबल आएगा, वैसे तो नहीं भी करोगे तो चलेगा पर करना चाहिए, 0,0, और आप लिख सकते हो आईटीसी टू बी कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट मंथ। तो सीजीएसटी का आईटीसी बचा हुआ है हमारे पास 18,000, वो अगले महीने कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। सीजीएसटी में कुछ बचा नहीं है, एसजीएसटी में, सॉरी आईजीएसटी में कुछ बचा नहीं, सिर्फ एसजीएसटी का 18,000 का इनपुट बचा है जो अगले महीने कैरी फॉरवर्ड हो जाए। डन। अच्छा क्वेश्चन है ये फुल वाला, काफी सारी बातें अप्लाई करना, सीखना और समझना इस क्वेश्चन में मिलता है। डन। आया नहीं आया? अब आप कॉपी कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे आपका मन हो आप कर सकते हैं। आप इसको कॉपी कर सकते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे आपका मन है आप कर सकते हैं। डन। इन फुल क्वेश्चंस को आप करने का फायदा है क्योंकि अब हमने पूरी जीएसटी पढ़ी हुई है, हमारे तीनों टेस्ट हो गए हैं। अब हमें बस ये होता है कि प्रोविजन अप्लाई करने आने चाहिए, समझे हुए हमारे हैं, लर्न हमारे करे हुए हैं, अप्लाई करने की प्रैक्टिस हो गई, पेपर में अपन जीत जाएंगे। दो बड़े बड़े एमसीक्यू कर लिए, इतने सारे क्वेश्चन कर लिए, कुछ तो प्रैक्टिस बनी गई। क्लियर है? चलिए करें आगे, जल्दी बताओ, आगे करें? आगे करते हैं। अब सर फुल वाला क्वेश्चन तो अपना खत्म हो गया, ठीक है। अब अपने को यह बताना है कि यहां पे टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है, क्या निकालनी है? वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालनी है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ब्रीफली एग्जामिन वैल्यू ऑफ सप्लाई इन फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालनी है मतलब क्या हो गया? वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालनी है मतलब क्या हो गया? जो वैल्यू ऑफ सप्लाई वाला चैप्टर है शायद उसका क्वेश्चन हो गया, पढ़ते हैं। जीवन लिमिटेड आर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, प्रोवाइडेड सर्विस अमाउंटिंग टू 10 लाख टू अ गवर्नमेंट अथॉरिटी बाय वे ऑफ सैनिटेशन कंजर्वेंसी। सैनिटेशन कंजर्वेंसी पे ध्यान देना पड़ेगा। ये बोल रहा है वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालो, आपको बेवकूफ बना रहा है। आपको बताना पड़ेगा कि सैनिटेशन कंजर्वेंसी की सर्विस एग्जेम्प्ट होती है, इसलिए यहाँ पे कोई वैल्यू ऑफ सप्लाई
नहीं निकलेगा। बच्चे पूछते हैं इसमें आंसर क्या लिखें, कुछ नहीं, 3 लाइन का आंसर आएगा। एज पर प्रोविजंस ऑफ CGST एक्ट 2017 एंड रेलिवेंट सर्कुलर, services of providing sanitation conservancy to governmental authority is exempt from GST, hence it is not liable for tax। खत्म। अगला वाला पढ़ो, इसमें दिमाग लगेगा। अगला वाला पढ़ो, इसमें दिमाग लगेगा, पढ़ लेना। थोड़ा अच्छा पॉइंट है, नहीं पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगा। क्या बोल रहा है? राजू ट्रांसपोर्टर आ GTA, ठीक है, समझना। प्रोवाइडेड सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टू कुकरेजा एंड कुकरेजा अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म। दिमाग लगाओ, GTA में क्या होता था? GTA का जो कॉन्सेप्ट है वो चैप्टर नंबर 3 में सीखा है हमने। चैप्टर नंबर 3 में हमने RCM में सीखा है। GTA की सर्विस अगर स्पेसिफाइड पर्सन को देते थे या अदर देन स्पेसिफाइड पर्सन को देते थे। अगर स्पेसिफाइड पर्सन ही नहीं होता था तो एग्जेम्प्ट ही हो जाती थी, याद है? तो सबसे पहले तो ये देखो, ये स्पेसिफाइड पर्सन है क्या? पार्टनरशिप फर्म है, स्पेसिफाइड पर्सन होती है, अनरजिस्टर्ड से मतलब नहीं है। तो GTA की सर्विस है, वैल्यू ऑफ सप्लाई निकलेगा, कंसिडरेशन पेड इज 8000, वैल्यू ऑफ सप्लाई हो गई 8000। अब इसमें हमें ये सब नहीं कमेंट करना कि रिवर्स चार्ज लगेगा या फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। क्वेश्चन ने ये सब नहीं पूछा है। क्वेश्चन ने सिर्फ ये पूछा है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है, बोले 8000 है, खत्म। क्लियर है? GTA को ऑप्शन होता था ना फॉरवर्ड और रिवर्स चार्ज दोनों में जाने का, डिपेंडिंग अपॉन द रेट। तो वो सब मत लिखो, सिर्फ इतना लिखो, सिंस पार्टनरशिप फर्म इज अ स्पेसिफाइड पर्सन, दिस सर्विस इज नॉट एग्जेम्प्ट फ्रॉम GST, इट इज लायबल फॉर GST एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी ₹8,000। बोलो आया? लास्ट पॉइंट पढ़ा हुआ है हमने। इसमें क्या है, आपको उल्लू बना रहा है, आपको उल्लू बना रहा है। सर उल्लू हम बनेंगे नहीं, हमने तो चार्ट बना रखा है बहुत अच्छे से। रूल ये होता था कि अगर होटल का कमरा होता था और होटल के कमरे के जो चार्जेस होते थे वो 5,000 रुपये पर डे या उससे कम होते थे तो एग्जेम्प्ट होते थे। लेकिन ये जो लिमिट होती थी वो ICU, CCU, NICU इन पे अप्लाई नहीं होती थी, याद है? वो इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी अमाउंट एग्जेम्प्ट होते थे। फिर याद दिला रहा हूं, अगर हॉस्पिटल का कमरा है और रूम चार्जेस 5,000 रुपये पर डे हैं या उससे कम है तो वो एग्जेम्प्ट होता था। लेकिन ये 5,000 की लिमिट ICU, CCU, NICU पे अप्लाई नहीं होती थी, वो हमेशा इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट एग्जेम्प्ट होते थे। अमरदीप हॉस्पिटल प्रोवाइडेड सर्विसेज इन नियोनेटल NICU for 2 days for 15,000 are charged per day from Chopra for his newborn son विराट कोहली। आप बोलोगे चोपड़े को जो ये कोहली हुआ है ये GST से एग्जेम्प्ट है इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट। बोलो, अभी ये नॉर्मल कमरे में होता ना विराट चोपड़े वाला तो टैक्सेबल करना पड़ता, 30,000 रुपए पे GST लगती, क्योंकि 15,000 रुपए पर डे है, इंटू 2 दिन का 30,000। बोलिए, अरे बोलिए, आया कि नहीं आया? अरे आया क्या? बोलो भाई। ये तो नॉर्मल थ्योरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। जल्दी बताइए, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब सर इस RTP में एक तो 8th क्वेश्चन है, एक 9th और 10th है। ये मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा साथ में, आज बस इतना ही डिस्कस करूंगा। आज थोड़ा सा टाइम कम है मेरे पास, आज बस इतना ही डिस्कस करूंगा, बचा हुआ नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। बताइए, नेक्स्ट क्लास में एक RTP और खत्म कर देंगे, कौन सी? जनवरी 25। फिर हमारे अटेम्प्ट की RTP बचेगी, वो तो हमें करनी है। वो लास्ट में करे तो बेस्ट है कि 3-4 RTP करके करे तो कॉन्फिडेंस आए कि हाँ भैया अपने अटेम्प्ट वाली तो अपने से सेल्फ में ही हो रही है। ऐसे अपने अटेम्प्ट वाली RTP बहुत इजी है, मैं आपको बता देता हूँ। अभी जो RTP आई है May 25 अटेम्प्ट की, काफ़ी इजी है। इस सितंबर वाली RTP एक्चुअली काफ़ी अच्छी थी, ठीक है। जैन वाली में भी ऐसा कोई बहुत हाबड़ ताबड़ नहीं है, फिर भी ठीक है, वो अपने अटेम्प्ट की तो कंपैरेटिवली इजी है। डन।